ठीक। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और बस 2 दिन बाद वो ऐतिहासिक दिन, वो ऐतिहासिक क्षण जब आप लोग के हाथ में पेपर होगा। तो दोस्तों, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सी तैयारी करी होगी। बस आपकी इसी तैयारी को भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आज की ये क्लास है। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, देखिए क्या हो रहा है कि पिछले 3-4 सालों से एक ट्रेंड्स बना हुआ है कि हम सब लोग क्या है, क्योंकि देखिए जो जीएस का पेपर 1 होता है वो क्या होता है, उस पे उसी के आधार पे कटअप बनती है, और जो सीसेट होता है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो हमारा तैयारी का जो है अधिकतर पोर्शन जाता है जीएस की ओर, और हम में से अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, या तो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, और या तो फिर क्योंकि सीसेट के पेपर में लास्ट पे जो 20-25 क्वेश्चन हमको लैंग्वेज के मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के वहां से हम उसको क्वालिफाइंग मार्क्स तो ले आएंगे। पर पिछले 3-4 साल से हो क्या रहा है कि एग्जामिनर ने उस पेपर को ऐसा लेंदी और टफ बना दिया है कि अधिकतर स्टूडेंट जो पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं वो सीसेट में क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अब सेकंड बात करते हैं, होता है क्या, देखिए हम बात करते हैं सीसेट के मैथ्स और रीजनिंग वाले चैप्टर का। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं वो सीधे भागते हैं पेपर खोलने के बाद लैंग्वेज की ओर और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं या जिनका एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा होता है, वो अपनी शुरुआत करते हैं किससे? सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि डीआई कहाँ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अकेले एक उसी टॉपिक से हमारे एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को आते हैं, और हम बनाना चालू करते हैं, बनाना भी चाहिए। डीआई की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उसमें कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल कैलकुलेशन होता है। हमने जो कुछ भी मैथ्स में पढ़ा होता है वो वहां अप्लाई होता है और कैलकुलेशन होता है। और सोचने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ एक उसी टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन निकालता है? उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि वह आपसे चाहता है कैलकुलेशन करवाना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कैलकुलेशन किया। अब जब हम में से अधिकतर स्टूडेंट वो 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां हमको 10 से 12 मिनट लगना चाहिए, और हम लगाते कितना है? तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट, करीबन करीबन 20 से 25 मिनट हम एक्स्ट्रा टाइम वहां से देके निकलते हैं। और वो जो हमने एक्स्ट्रा टाइम वहां लगा दिया वो हमारे पेपर बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको वहां इंप्रूव करना है, आपको अपने न केवल डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां से अपने 20 से 25 मिनट बचाना भी है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप लोगों को मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहना है। और हाँ, बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी खबर है, वो भी आपको मालूम पड़ेगी। और क्लास के लास्ट में एक बहुत ही शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपके सी सेट के पेपर में आपको देखने को मिलता ही है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व, और अधिकतर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, पर हमको उसको सॉल्व करने में लगता है करीबन करीबन 2 मिनट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना किसी प्रकार का आप कॉपी पेन चलाए आप उस क्वेश्चन को 20 सेकंड में या 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों को दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारा आज का सारा फोकस रहेगा किस पे? डीआई पे रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो पहले समझते हैं, बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। हमको यहाँ पास डीआई की किसी प्रकार की थ्योरी में नहीं जाना है, केवल डीप इंट्रोडक्शन लेना है, सॉरी हमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है इसका डीआई का। तो समझते हैं कि डीआई है, होता क्या है, और एग्जाम में क्या कारण है कि डीआई से 10 से 12-15 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, डाटा डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डाटा, अब ये जो डाटा होता है ये किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। वो आप हो सकता है कि आपके किसी व्यक्ति की आय का डाटा दे दे, किसी कंपनी में किसी उत्पाद के मैन्युफैक्चरिंग का डाटा दे दे। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? सपोज मानिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है, और आपने विभिन्न विभिन्न चीजों पे खर्च किया। ट्रांसपोर्टेशन में सपोज आपने 20,000 रुपए खर्च किया, बच्चों की फीस पे आपके 5,000 रुपए गए, फूड पे आप लोगों का 25,000 रुपए गया, है ना, एकोमोडेशन पे जो भी खर्चे हैं, मोबाइल के खर्चे हैं, गाड़ी का खर्चा है,
ये सब आपने खर्चे लिख लिए। अब आपने इन खर्चों को नोट कर लिया, तो इसका फायदा ये मिलता है हमको कि हमने कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए कर लिए हैं, ताकि आने वाले मंथ में हम ये मैनिपुलेट कर सकें, इसका हम एनालिसिस कर सकें कि हमने कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं, कहाँ कहाँ हमें खर्चों में कमी करना है और कहाँ हमको वृद्धि करना है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि बहुत सारे डाटा को, उसके डाटा को हमको क्या करना है, मीनिंगफुल रिजल्ट की ओर जाना है। मतलब क्या हो गया, डाटा को, डीआई का मतलब क्या हो गया, डाटा को मीनिंगफुल रिजल्ट। जो भी हमको डाटा दिया है, सिंपली हमको उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है। और ये मीनिंगफुल रिजल्ट क्या है, ये मीनिंगफुल रिजल्ट ही हमारे एग्जाम में डीआई से जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम आज करीबन करीबन 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्चुअल में आप लोगों को सॉल्व करने में 8 से 10 मिनट लगना चाहिए, पर हम एग्जाम में करीबन करीबन 30 मिनट से 40 मिनट लगा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कि दिया गया वृत्त चार्ट विभिन्न वाहनों से विद्यालय आने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब कोई किसी विद्यालय में छात्र हैं तो वो किस किस साधन से आते हैं, उसको पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डाटा है, उसको रिप्रेजेंट किसमें किया है, पाई चार्ट में किया है। तो समझते हैं कि बिल्कुल सिंपल समझते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है। देखिए पाई चार्ट, अब क्या है, पाई चार्ट में जब भी डाटा को रिप्रेजेंट करेगा तो केवल दो तरीकों से कर सकता है, या तो वो करेगा परसेंटेज के फॉर्म में और या तो वो करेगा डिग्री के फॉर्म में। और यदि परसेंटेज के फॉर्म में कर रहा है तो वो वहां पास जो भी आपको डाटा दिया हुआ है वो हमेशा 100% के इक्विवेलेंट होगा, 100% होगा। और यदि आपको डाटा दिया हुआ है किसमें, डिग्री में, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 360 डिग्री के इक्वल। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ये डाटा दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हमको ये मान के चलना है, वहां एग्जाम में आप लोगों को इसको कैलकुलेट नहीं करना है कि हम 21, 18, 39, 22 को जोड़े और देखें 100 है कि नहीं है। यहाँ आपको अपना समय बचाना है। तो क्या हुआ है कि हमको जो भी डाटा दिया हुआ है वो 100% है। और यदि परसेंटेज में दिया हुआ है और हमसे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 1300। हमारे पास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 1300। हमारा जो पाई चार्ट है वो किसमें रिप्रेजेंट किया गया है, परसेंटेज में। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि 100% 100% इक्वल टू क्या, 1300। अब आता है पहला अप्रोच, अब आता है पहला अप्रोच, समझिएगा। एक बार आप समझ गए कि 100% इक्वल टू 1300 और यहां से आपने क्या कर दिया, ये 2 जीरो काट दिया। अब आपको मेमोरी में रख लेना है, अपने दिमाग में रख लेना है कि 1% इक्वल टू कितना, 13। 1% बराबर कितना, 13। बस अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन आता है अपने पाई चार्ट पर, यदि 234 छात्र पैदल आते हैं तो बस से कितने छात्र आते हैं। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि पैदल आने वाले छात्रों की संख्या 234 है, तो बस से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। चलिए अब अपन यहां पास दो अप्रोच से समझेंगे। पहला तो वो जो अधिकतर स्टूडेंट्स एग्जाम में अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे कि, अब क्या बोल रहा है, छात्र पैदल आते हैं, वॉक इक्वल टू कितना दिया है आपको, आपको बोल रहा है 18% स्टूडेंट इक्वल टू कितना, 234। तो हमसे पूछ रहा है कि बस कितना है, 39%। 39% कितना होगा। ओके, अभी हमने जो आगे पढ़ा था, जो हमको दिया हुआ था कि 100% इक्वल टू कितना, 1300, और हमने क्या निकाला था कि 1% इक्वल टू कितना, 13। लेकिन क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन में अलग से ही बोल दिया है कि क्या,
18% बराबर कितना है? 18% बराबर 234 है। तो अभी आपको वो वाला जो कॉन्सेप्ट था कि 1% इक्वल टू 13, वो अप्लाई नहीं करना है। इसने यहां से अलग ही दे दिया है कि 18% बराबर कितना है? 234। तो 39% इक्वल टू हाउ मच? बस वाले जो यात्रा करेंगे उसको कितना होगा? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, 18% बराबर 234, फिर क्या करते हैं, तो 1% बराबर कितना, हम करते हैं कि 234 भागे 18, और पूछा कितना है 39, तो इसको 39 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहां तक करते हैं, इतना लिखिए, स्टेप नंबर 1 काउंट कर लीजिएगा। फिर क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहां मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज आप इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या एक ऐसा अप्रोच हो सकता है कि हमारा समय बचे। तो क्या करते हैं, देखिए अब कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 39, ये आपका हो गया 234, और ये आपका हो गया 18। अब जब कभी भी आपको 39 दिखाई दे रहा है, नंबर्स आपको देखते आना चाहिए। 39 मतलब कितना होता है, 13 गुणे 3। फिर क्या बोल रहा है, नीचे आइए, 18 मतलब क्या, 6 इंटू 3। इसके बाद में आइए 234, क्या यह संख्या 234 3 या 3 के किसी फैक्टर से विभाजित है? चेक करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि संख्याओं का सम 3 या 3 के फैक्टर आता है, तो वो संख्या 3 या 3 के फैक्टर से क्या होगी, विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं कितना हो गया, 3 2 5 4 9, 9 क्या है, 3 का फैक्टर है, मतलब क्या कि 234 इससे 3 से विभाजित होगा। विभाजित कर दीजिए, तो कितना हो गया, 30 सत्ते 21, 2 आया, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो गया 78 इंटू 3। तो 234 को हमने क्या लिख दिया, 78 इंटू 3। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं अप्रोच यहां सॉल्व करके। परीक्षा में आप लोग ये मत सोचिए कि इतना टाइम लगेगा, आप लोग को देखना यह है कि 39 मतलब 13 इंटू 3, आपको 234 78 इंटू 3 दिखाई देना चाहिए, और जो 18 है वो आपको 6 इंटू 3 दिखाना चाहिए। अब क्या है, काटिए, चलिए ये 3 से ये 3 गया, 6 से 78 को काटेंगे तो कितना हो गया 1, और ये कितना है, यहाँ पास 1 आया तो 13। अब हम क्या करते हैं, और काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लिखते हैं 13, कितना था 3, और कितना था हमारे पास में 13। दोस्तों कम से कम आप लोगों को अब यहां तो रुक जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब लेकिन मैं आप लोगों को इसके आगे नहीं ले जाऊंगा। कम से कम यदि आप ये वाला अप्रोच अपना रहे हैं, तो आपको यहां रुक जाना चाहिए। चलिए फिर भी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा, वो क्या करते हैं, 13 का गुणा या तो 3 से करते हैं, या 13 का गुणा 13 से करते हैं, और गुणा करते हैं। यहां पास आपको याद होना चाहिए कि 13 का गुणा 13 से हो रहा है, मतलब क्या 13 के स्क्वायर की बात हो रही है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और अभी क्या बचा हुआ हमारे पास में 3। मेरे प्रभु, अब आपको यहां पास रुक जाना है। अब आपको देखना है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, अब और आगे गुणा करते हैं, वो 169 का गुणा 3 से करते हैं। लेकिन अब कम से कम आपको यहां तो रुक ही जाना है। करना क्या है, देखिए 169 का लास्ट डिजिट कितना है 9, ये कितना है 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 7, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 का लास्ट डिजिट कितना है 7। हमको अपने ऑप्शन में चेक करना है कि 7 किसका है यूनिट डिजिट, क्या इसका है, नहीं नहीं नहीं, 507। तो करना क्या है हमको, अब देखिए हम वापस जाते हैं, कहां कहां आप अपने स्टेप बचा सकते थे। आप ये जो गुणा था कि 13 गुणे 3 गुणे 13, आप इस स्टेप को ना लिख के यही आपको देखना था, क्या 3 गुणे मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का लास्ट डिजिट कितना होता है 7, आपको इसको टिक कर देना था। और इनफैक्ट आपको ये स्टेप लिखना भी नहीं था, यही आपको देखना था। यदि आप यहां तक सॉल्व किए थे तो यही आपको देखना था कि 13 गुणे 3 गुणे 13 बच रहा है, तो ये स्टेप भी आपको नहीं लिखना था, सीधे आपको यहां पास आना था और लिख देना था क्या कि 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7 है। गिवन ऑप्शन में चेक करते हैं किसी की डिजिट 7 है क्या, आंसर मार दिए। चलिए ये तो क्या हो गया, ये अप्रोच किसने लगाया, आप लोगों ने लगाया। और फिर भी आप लोग इस अप्रोच के यदि आप इस मेथड को अपनाते थे, तो मैंने आपको बताया कि आप यहां पास इस स्टेप को काट सकते थे, फिर आप इस स्टेप को भी काट सकते थे, यहां पास आके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब समझते हैं कि हम वहां पास एग्जाम में ऐसा कौन सा अप्रोच है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो।
क्लियर। देखिए क्या बोल रहा है कि 18% बराबर कितना है, 234। बस खत्म, स्टेप यहां खत्म। अब हमसे पूछ कितना रहा है, लिखना नहीं है आपको, हमसे पूछ कितना रहा है बस का 39%। अब आप ये देखिए, यदि आप 18 में 2 का गुणा करते हैं तो क्या वो 39 के करीब पहुंच रहा है। 18 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 36 हो गया। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है 36, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। ये कितना हो गया, 36 हो गया, 39 के करीब है। लेकिन क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये जो आपका 36 है, ये क्या है, ये, और सपोज मान लीजिए ये आपका क्या है, 39 है। तो ये जो आपका 36 है ये 39 के करीब है और क्या है, लेकिन 39 से छोटा है। तो अब आप क्या करते हैं, यहां पास अपन ने गुणा किया किसमें, यदि अपन ने यहां 2 का गुणा किया था तो 36 आया था, तो इसमें भी क्या करिए, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 234 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 468। मतलब क्या है हमारा 468, 468 तो हमारा आंसर है, पर हमारा आंसर क्या है, हमको 36 से 39 की ओर बढ़ना है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 468 के आसपास तो होगा, पर 468 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 468 के आसपास में आ रहा है। देखिए 286 नहीं, 273 नहीं, 432, 468 से कम है, हमको क्या करना है, 468 से आगे बढ़ना है। तो कितना हो गया, 507। खत्म। ये करने में हमको केवल अभी यहाँ बोर्ड में 1 मिनट से भी कम समय लगा है। जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे तो सारा का सारा कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करना है। जिस क्वेश्चन को आपने अभी हमने जो पहले देखा था, लगभग आप उसको यदि कैलकुलेशन करते तो 3 मिनट लगाया, उस क्वेश्चन को आपने 40 to 50 सेकंड में सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये अप्रोच हमको एग्जाम में डीआई में अपनाना है। और ये अप्रोच ना केवल आपको डीआई में अपनाना है, बल्कि पूरे के पूरे पेपर में जहां जहां भी हमको कैलकुलेशन आ रहा है, हमको वहां वहां अप्लाई करना है। आपको दिखना चाहिए कि 39 मतलब क्या होता है, 13 इंटू 3। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, दिए गए वृत्त चार्ट में बस और पैदल, क्या बोल रहा है, बस और पैदल तथा कार और साइकिल, ठीक है। क्या बोल रहा है, बस और पैदल और कार और साइकिल से आने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, का अंतर मतलब क्या बोल रहा है, बस और पैदल। अब देखिए इसको आपको नोट नहीं करना है। अभी आपने क्या देखा था कि हमने वहां शुरू में देखा था कि 1% इक्वल टू कितना, 13। ओके, अब आपको देखना है क्या बोल रहा है, बस और पैदल। बस और पैदल कितने हैं, 18 और 39, ठीक है। तो क्या करते हैं, यदि 1% बराबर इतना है तो 18% बराबर कितना हो जाएगा, पहला। फिर क्या बोल रहा है, 39, तो 39 इंटू 13। फिर क्या बोल रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो कार और साइकिल, क्या बोल रहा है, कार और साइकिल। तो कार और साइकिल कितना है, अभी हमको कार कितना दिया हुआ है, कार हमारा जो दिया हुआ है, ये देखिए जो हमारा कार दिया हुआ कितना है, 21%। तो 21 इंटू क्या, 13। और साइकिल कितना दिया हुआ है, 22 इंटू 13। देखते जाइए अब यहां पास ना, और यहीं से आप लोग को समझना है कि कितना होगा। चलिए गुणा करते हैं। ये कौन सा मेथड है जो अधिकतर स्टूडेंट, हमें से अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम में इस मेथड को फॉलो करते हैं और करना भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो अब 18 इंटू 13, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे गुणा करते हैं, 8 3 24, है ना। फिर उसके बाद में लंबा लंबा गुणा करेंगे। आपको क्या करना है, वैसा नहीं करना है। देखिए क्या है कि सबसे पहले 18 को ऐसे लिखे। अभी ये 13 है, ये आपको दिखना चाहिए 10 प्लस 3, 18 10 जा 180 और 18 तिहाई 54, कितना आ गया, 234, ठीक है। 39 इंटू 13। अब क्या करेंगे, हम में से अधिकतर स्टूडेंट फिर से गुणा करेंगे। मेरे भगवान प्रभु, मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन में हम ये सॉल्व करके आ रहे हैं, हमने वहां देखा था कि 39 इंटू 3, 39 का मतलब क्या, 13 गुणे 3 इंटू 13। हमारा आंसर कितना था उसमें, 507। अब 21 गुणे 13 करिए, कितना हो जाएगा,
देखिए 13 गुणे 2, 13 दूनी 26, यानी कितना हो गया 260, और प्लस 13 कितना हो गया 273। 22 गुणे 13 करिए, कितना हो गया 13 दूनी 26, 260, और 13 दूनी 26, तो कितना हो गया 6 और 2 8, 286। इतना आपको करना ही पड़ेगा पेपर में। अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि 234 प्लस 507 और 273 प्लस 286, इन दोनों के योग का अंतर तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 5 2 7 और 34 7 41, तो कितना हो गया 741। अब इसको भी आप लिखने में जाना पेपर में कि पहले क्या लिखे 234 फिर से लिखे, फिर 507 लिखे, फिर नीचे लाइन खींचे, फिर जोड़ रहे हैं कि 4 7 4 11 होता है, 3 और 1 4 होता है। सीधे देखना है यहां पास ये कितना है 200 है, ये कितना है 500 है, तो 700 हो गया, और 34 और 7 कितना होता है 41 होता है, तो कितना हमारा हो गया 741। सेम इसको आपको देखना है, ये कितना हो गया आपका, देखिए 27 दूनी 54, ये जो 286 है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप 270 लीजिए और इसमें भी 270 छुपा हुआ है, तो 27 दूनी 54 यानी कितना हो गया 540, और फिर उसके बाद में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, यहां से 3 एक्स्ट्रा जा रहा है, यहां से 16 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हमने क्या है 540 यहां से 3 एक्स्ट्रा था और यहां से 16 एक्स्ट्रा था, 16 और 3 19, कितना हो गया, अब कितना हो गया ये 559 जोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, और अब क्या करते हैं, देखिए यहां पास आपको रुकना है। ये जो मेथड आप अपना रहे हो कैलकुलेशन का, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इसको अप्लाई करते हो फिर भी आपको क्या करना है, अब आपको यहां पास में इन दोनों को माइनस करने से पहले एक बार ऑप्शन को देखना है कि हमारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या दी हुई है। क्या देखिए 1 और ये 9 है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पास एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, क्या बचेगा 2। तो यहां पास हमको देखने को मिल रहा है क्या कि यहां भी 2 है यूनिट डिजिट और यहां भी 2 है, मतलब ये कम से कम ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब फिर हमको क्या देखना है, यहां पास समझिए, तो यहां से मतलब आपका यूनिट डिजिट से आपका काम नहीं बना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहां पास कैरी आएगा, तो ये 5 और ये 5, हमने से 11 माना था, 11 में से 9 गया, बचा 2, कैरी आया, तो ये 5 बन जाएगा 6, तो 14 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 8, 82 182 ए 182 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको फिर भी बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, जो मेथड आप लोग अधिकतर लोग स्टूडेंट्स एग्जाम में अप्लाई करते हैं, ये मैंने फिर भी आपको बताया है बहुत शॉर्ट करके, भी तो बता रहा हूं करते क्या है, देखिए बता रहा हूं करते क्या है। भाई साहब इतना भयंकर कैलकुलेशन करते हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप पूरे पेपर में डीआई में फंसे रहो केवल। क्या करते हैं, जैसे हमको क्या बोला था 18, और फिर से हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं 1300 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, ये करते हैं, फिर ये दोनों जीरो को काटते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 100% इक्वल टू कितना 1300, तो 1% इक्वल टू कितना 13। तो ये जो हमने यहाँ पास लिख के काटा ना, तो हमको यहाँ पास हमारा इतना स्टेप बच जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर कि इससे और फास्ट क्या हो सकता है, हो सकता है इससे भी फास्ट हो सकता है, और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसको बनाए और बहुत खुश होते हैं कि भैया आंसर आ गया। ना ना, आंसर नहीं आया आप लोगों का। भाई साहब जिस क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 मिनट लगाने थे वहां आप 5 मिनट देकर के आ गए। तो चलिए समझते हैं कि फिर किया क्या जाए। मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज की यदि आपको फॉर्म में दिया हुआ आपका पाई चार्ट, तो उसका टोटल कितना होता है 100% होता है, और 100% इक्वल टू हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास में कुल स्टूडेंट कितने हैं 1300 हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या बोला है स्टार्टिंग में क्या बोला है हमसे, यहाँ पास में देखिए क्या बोल रहा है बस और पैदल। तो आपको यहाँ पास बस और पैदल को जोड़ लो, कितना हो गया 8 दूनी की 16 और 1 17 और 3 और 1 4 1 5, ये कितना हो गया 57% माइनस कार और साइकिल कितना हो गया 20 20 40 और 3 43 43%। यही आपसे पूछा है ना, आपसे यही पूछा था ना कि पैदल चलने वाले और बस से चलने वाले का योग और कार से चलने वाले और साइकिल से चलने वाले का योग, ये आपसे पूछा था। तो कितना हो जाएगा आपका 14%। अब 1% इक्वल टू 13, तो 14% इक्वल टू कितना, गुणा करेंगे 13 से। ना इसको आप फास्ट मत समझना, फास्ट अब आता है। क्या फास्ट आता है, अब आप क्या करते हैं 14 का और 13 का गुणा करेंगे,
अब आपको यहां पास यूज करना है रेंज मेथड का। रेंज मेथड क्या होता है, देखिए ये होता है रेंज मेथड। हमको पता है कि 13 और 14 मतलब 13 का स्क्वायर, कम से एटलीस्ट इसमें 13 का स्क्वायर, मतलब यदि मान लीजिए कि इसको हम क्या लिखेंगे 13, यदि हमको 14 लिखना है तो इतना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 14 को हम 13+1 लिख सकते हैं। तो 13 का गुणा 13 से यहाँ पास हो रहा है तो कितना आएगा 169। क्योंकि यहाँ पास एक और है, 13 का गुणा एक से एक बार और होगा, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 169 के करीब होगा, लेकिन 169 से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 13 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में आपको क्या देखना है, एग्जाम में केवल आप लोगों को क्या देखना है, 14 इंटू 13। तो देखना है कि 13 है, 13 तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। मतलब हमारा आंसर 169 के करीब होगा, पर उससे थोड़ा ज्यादा होगा। अब चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में 169 से थोड़ा ज्यादा, करीब और थोड़ा ज्यादा है। 142 169 से कम है, कट गया। 125 169 से कम है, कट गया। 364, हमने क्या बोला कि हमारा जो आंसर है वो 169 के करीब और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो 364 तो बिल्कुल ही एकदम डबल हो गया, नहीं। आंसर 3 मिनट के क्वेश्चन को जिसने आपने समय लिया था सॉल्व करने में, आपने 3 मिनट का टाइम लिया था, उसको हमने 1 मिनट से कम समय में सॉल्व किया। यहां पास 1 मिनट से कम समय में। तो दोस्तों ये अप्रोच आप लोगों को लगा के चलना है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से सारे को पूरे के पूरे मैथ्स में हम इसी तरीके से कैलकुलेशन में जो जो रेंज मेथड हो गया, डिजिटल सम मेथड हो गया, जो जो फास्टेस्ट से फास्टेस्ट मेथड हो सकते हैं, उनको यदि आप लोगों को सीखना है तो इस समय द CGPSC कोच के एप्लीकेशंस पर इतने कम ऑफर में, इतने कम रुपीस पर, मतलब आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं। मान के चलिए ऑलमोस्ट वो फ्री के बराबर है। केवल 99 रुपीज में सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जाइए उनको परचेस करिए। और उसमें इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कंप्यूटर का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है। सारा कंटेंट आप लोगों को 99 रुपीज में अवेलेबल है। साथ में आप लोगों को इस प्रकार के मेथड्स जो मैथ्स में फास्टेस्ट मेथड हो सकते हैं वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको जब कहा था कि बीच में आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी खबर बताऊंगा, तो ये वो यही था कि आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए, कोर्सेज को देखिए और आगे आप लोगों की इच्छा परचेस करिए। और मैथ्स को आप लोगों को, और आप लोगों ने यदि एक बार इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो मान के चलिए कि सी सेट के पेपर में चाहे वो कितना भी टफ पेपर आ जाए और चाहे वो कितना भी लेंदी पेपर आ जाए, हर हाल में आप सी सेट के पेपर को विद इन टाइम क्वालिफाई करके आएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अब अगला क्या है। देखिए अब हमारा पाई चार्ट चेंज हो गया। अब क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक परिवार की मासिक आय, एक परिवार की मासिक आय के आधार पर परिवार में किए गए विभिन्न मदों में व्यय का विवरण निम्नांकित वित्त चित्र के माध्यम से, मतलब पाई चार्ट के माध्यम से। तो इसमें भी जो है पाई चार्ट में किस पे है रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज पे है। ओके, तो हमको यहाँ पास फिर से जोड़ने नहीं बैठ जाना है कि A 40 है, B 10 है, C 5 है, तो जोड़ते हैं 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको जोड़ना नहीं है। इसमें आप लोगों को अपना समय खराब नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, या कहे तो 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लिया तो मान के चलिए कि आप क्वेश्चन का 20 से 25% आपने सॉल्व कर लिया। सेकेंड स्टेज होता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। और कॉन्सेप्ट अप्लाई, यदि एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आप कॉन्सेप्ट इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अब आपका 40% के आसपास का उस मैथ्स के पोर्शन का जो क्वेश्चन है उसका 40% कवर हो गया। 60% दोस्तों, हाँ 60% कैलकुलेशन होता है। और पिछले 8-10 साल से न केवल CGPSC CG व्यापम में, बल्कि भारत में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो हर क्वेश्चन में 60 से 70% कैलकुलेशन को डालता है। वो कॉन्सेप्ट की ओर इतना नहीं भागता, कैलकुलेशन की ओर भागता है। इसीलिए मैं आपसे दोस्तों कह रहा हूं कि यदि आप आज की क्लास के लास्ट तक बने रहते हैं, ना केवल DI में, ना केवल हमारे CGPSC प्रीलिम्स का जो होने वाला है उसके सीसेट के पेपर क्वालिफाई करेंगे, बल्कि आप आने वाले जितने भी पेपर होंगे उनमें इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि परिवार की आय है। ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर हमको क्वेश्चन को बड़े ही तरीके से समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो हमसे बोल रहा है कि परिवार की आय को
उसने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है और बता रहा है, क्या बोल रहा है, मदों में वह, मतलब कि वो अपने आय पर कितना उसने एक्सपांसिस किया है, कहां कहां एक्सपांसिस किया हुआ है, एक्सपेंडिचर किया हुआ है, वो बता रहा है आपको। तो बोलता है ए कितना है 40%। क्या बोलता है, ए बोलता है कि बच्चों की शिक्षा पर व्यय। बी क्या बोलता है 10% मकान के किराए पर व्यय। सी बोलता है बिजली और पानी पर व्यय 5%, वाहन टेलीफोन और रख रखाव पर व्यय कितना हो गया आपका, डी हो गया आपका 10%, और ई हो गया आपका फूड पर कितना 35%। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि आय पर उसने इन इन मदों में खर्चा किया है, और ये क्या है 100%, मतलब उसने अपनी आय का पूरा खर्च कर दिया, उसने किसी भी प्रकार की सेविंग नहीं करी। तो अब हम ये कह सकते हैं, यदि हम पूछे कि उस व्यक्ति की आय कितनी थी, तो हम बोलेंगे जितना उसने खर्चा किया। भाई सेविंग तो करी नहीं उसने। तो यदि आपसे पूछे कि आय कितनी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी आय खर्च कर दी, तो जितना उसने खर्च किया वही उसकी क्या थी, आय थी। तो इस बात को ध्यान रखना, अभी आपको आगे मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे किस तरह से एग्जाम में यूज होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि बिजली और पानी पर व्यय 800 रुपए है तो भोजन पर कितना व्यय होगा। क्या बोल रहा है, अब हमको देखना है बिजली और पानी। ठीक है, तो हमने पिछले देखा था कि बिजली और पानी पर कितना था हमारा, बिजली और पानी कितना है, सी कितना है 5%। तो क्या बोल रहा है कि बिजली और पानी पर व्यय 800 रुपए है, तो भोजन पर कितना है। हमने देखा था कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था भोजन, और हमसे क्या बोल रहा है कि बिजली और पानी पर 5%। देखिए सी क्या है, बिजली और पानी, सी 5%। ठीक है, तो बिजली और पानी पर यानी कि क्या है 5% इक्वल टू 800। तो वो पूछ रहा है कि 35% पर कितना रुपए होगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को यहाँ पास, चूंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम करते एग्जाम में क्या है और हमको क्या करने से बचना है। हम क्या करते हैं कि 5% बराबर 800, तो 1% बराबर क्या करते हैं कि 800 भागे 5 देते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आपको स्टेप एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। सिंपली देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 5% 800 के बराबर है। जैसे ही आपको 35 दिखाई दे रहा है, 35 क्या है 5 इंटू 7। तो 5 में हम कितने का गुणा करें कि वो 35 बन जाए, 7 का। 5 में हम कितने का गुणा करें कि वो क्या बन जाए, सॉरी 5 में हम कितने का गुणा करें, 5 में हम कितने का गुणा करें कि वो 35 बन जाए, तो कितने का 7 का। तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 7 का, 7 8 56। देखिए आंसर 56। बस कुछ नहीं करना है आपको कि 800 भागे 5 किए, फिर उसके बाद में वो 1% निकाले, फिर वो 35% निकाले ना। सीधे देखना है कि 5% बराबर 800 है, तो 35% बराबर कितना होगा, क्योंकि 35 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है 5 इंटू 7 है। तो हमको 5% बराबर 800, तो 5 को 35 में कन्वर्ट करना है, 7 का गुणा किए, इसीलिए 800 में 7 का गुणा करेंगे तो 8 7 56, और 2 जीरो साथ में और आएगा, तो 5600 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों एक मेथड और है, यदि हमको इसमें 1 मिनट लगता है तो उसमें हमको 20 सेकंड लगेंगे। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उसको आप समझ आइए। ठीक है, देखते हैं उसको अप्लाई करना नहीं करना वो आपके ऊपर में है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या बोला था हमसे कि आपका क्या है यहां पास, हाँ, कि आपका 5% बराबर आपको 800 दिया हुआ है, तो 35% बराबर कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, ये 800 लिखते हैं ऐसे करके, और इंटू 5 किए, इंटू 35 किए, ओके, और 7 से काटे। अब इसका गुणा करते हैं। देखिए करना क्या है, आपको यहां पास देखना है कि ये 8 है और ये 7 है, इन दोनों का 8 और 7 का एडिशन कितना होता है 11। चेक करते हैं ऑप्शन में कि किस दो अंकों का योग 11 आ रहा है। 5 और 5 10, नहीं, 5 और 6 11, यस।
5 और 8 13 नहीं, 6 नहीं। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ऐप पर मैंने इस पर क्लासेस ली हुई हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ओके, तो ये भी एक मेथड है, इसको इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि बच्चों की शिक्षा पर व्यय 20,000 है तो मकान किराया, सीधे बोल रहा है। तो हमने क्या देखा था, हमारे बच्चों की शिक्षा पर व्यय कितना था, बच्चों की शिक्षा ए 40%, बच्चों की शिक्षा पर व्यय यदि 40% है, बच्चों की शिक्षा पर व्यय यदि 40% है, ये हमारा ए हमको दिया हुआ है 40% है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मकान किराया। और मकान किराया कितना है, बी कितना है 10%। देखिए यदि बच्चों की शिक्षा पर व्यय 40% है, 40% इक्वल टू कितना बोल रहा है आपको दिया हुआ है कितना, 20,000। 40% 20,000 के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 10%, इसके इक्वल टू है। तो करना क्या है, 40 को 10 बनाना है, मतलब करना क्या है, यहां पास आपको 4 से इसको भाग देना है। यदि इसको 4 से भाग दे रहे हैं तो इसको भी 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दिए तो कितना आ गया, 5,000 आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है एग्जाम में। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि सबसे अधिक और सबसे कम व्यय वाली मदों का अंतर 1750 है, तो हमारे पास में सबसे अधिक कितना है 40%, सबसे कम कितना है 5%, सबसे कम कितना है 5%। तो क्या बोल रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम, यानी कि कितना हो गया 40 और 5, कितना हो गया 40 में से 5 जाएगा तो 35 है ना, कितना है ये, कितना है 17,500। तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो परिवार की आय कितनी है। आते हैं अभी क्वेश्चन में, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो क्या बोल रहा है कि यदि 35%, क्या बोल रहा है, यदि 35% 17,500 के बराबर है, तो परिवार की आय कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आपको नंबर दिखाई देते हैं तो आप लोगों को उन नंबर के गुणज प्राइम फैक्टर आपको दिखाई देना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखिए 35 में आपको क्या दिख रहा है, 7 × 5 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 175 में आपको कुछ देख पा रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे, कारण बताता हूं आपको। देखिए एक पहाड़ा होता है, मैथ्स में आप लोगों को ये पहाड़ा तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना ही चाहिए, वो होता है 25 की टेबल। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 और आगे। अब देखिए यदि आप लोगों को ये 25 की टेबल याद होती, तो जैसे ही आप 175 को देखते आप तुरंत बोलते सर ये 175 नहीं है, ये क्या है, ये 25 × 7 है। ये क्या है, 25 × 7 है। अब क्या करना है, सीधे हमने 7 से 7 को काटा और 5 से 25 को काटा, कितना आ गया हमारे पास में 5, मतलब हमारे पास में आ गया कि 1% इक्वल टू 500। ठीक है, अब हमको पता करना है आय। अब आय तो कहीं दिए नहीं हुआ है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि हमने अपनी पूरी आय खर्च कर दी है, हमने अपनी पूरी आय खर्च कर दी है, तो हमारा एक्सपेंडिचर का जो सम है, ये योग है, वही हमारी आय है। और हमारे एक्सपेंडिचर का योग कितना है, हमारे एक्सपेंडिचर का सम कितना है, इस डाटा का योग मतलब कितना 100%। तो आपसे 100% आय कितना है 100%, तो 500 × 100 कर दोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 50,000। चेक करिए 50,000 आंसर। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में मेथड को अप्लाई करना है। कैलकुलेशन ही है पूरा एग्जाम, आज की डेट पे मैथ्स मतलब कैलकुलेशन। और जिसने कैलकुलेशन पे अपनी कमांड बना ली, समझ जाओ कि मैथ्स का कोई भी पेपर हो, किसी भी पेपर में यदि मैथ्स का पोर्शन है, वो चुटकियों में पेपर को सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है, सबसे अधिक व्यय वाली 2 मदों और सबसे कम व्यय वाली 3 मदों का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे अधिक 2 एक्सपेंडिचर तो कौन कौन से हैं, एक तो है 40 और एक तो है 35। अब इसको पेपर में लिखने मत जाना, देख लिए कितना हो गया 40 और 35 75।
यदि ये 75 हो गया तो फिर ये कितना भी है इसको आप लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है पेपर में। हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है सबसे अधिक मतलब 35 और 40 75, फिर क्या बोल रहा है वो सबसे कम कितना हो गया, तो हमने देखा 10 है और ये 5 है, इसको जोड़े और फिर देखिए 25, और फिर हम क्या बोल रहा है उसको, हमको बोल रहा है कि उसका अनुपात कितना होगा। हमने यहाँ पास लगाया काटा 25 एकम 25, 25 यहीं 75, और हम बोले कि हमारा आंसर आ गया। हाँ हाँ भाई साहब, आपने यहाँ पास अपना समय बर्बाद कर दिया। सीधे आपको देखना है कि दो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, 40 और 35। 40 और 35 का एडिशन कितना होता है, 75। जब 75 आ गया है तो रिमेनिंग 25 होना ही होना है। और हमको क्या दिख गया, 75 और 25, तो 25 और 75 के बीच में क्या रेशियो, 3:1 का रेशियो है। सीधे क्या है, 3:1 का रेशियो आंसर। ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती पेपर में। अनावश्यक का हमारी हैबिट्स आ गई है कि हमको पेपर में लिखना है क्वेश्चन को, तो हमको एग्जाम में इससे बचना है। और यदि आपने अपने पेपर में 20-25 मिनट बचा लिए दोस्तों, तो मान के चलिए कि यदि आप ऐसी कंडीशन बन भी रही है कि सी सेट में आप फंस रहे हैं, तो 100% आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अभी समझते हैं आगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक रीजनिंग का क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन। हर सी सेट के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर से वही हमारी हैबिट कि हर क्वेश्चन को कॉपी में लिखना। हम करते क्या है, हर क्वेश्चन को कॉपी में लिख के ही सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस होती है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा में ला पिल टा का अर्थ फ्रूट इज स्वीट, ना सा पिल का अर्थ फ्लावर एंड फ्रूट, ना टी ला का अर्थ फ्लावर इज ब्यूटीफुल है, तो स्वीट का अर्थ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं ला, फिर हमको बोल रहा है पिल, फिर हमको बोल रहा है टा, क्या अर्थ क्या बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है क्या है, फ्रूट इज स्वीट। ये हमने कॉपी में पहला स्टेप लिखा। फिर हम क्या बोलते हैं, वो बोल एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, ना सा पिल, तो हम क्या करते हैं लिखते हैं ना, फिर लिखते हैं सा, फिर लिखते हैं पिल, और फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्लावर, फ्लावर एंड क्या, फ्रूट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ना टी ला। लिखिए, लिखते जाइए दोस्तों, बस लिखते जाइए, पेपर में यही करना है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ, और जितना हो सके जितना बन सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अपना समय अपना क्वेश्चन में बर्बाद करो। चलिए लिखे, देखिए ना टी ला क्या बोल रहा है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। पहले हम क्या करते हैं, इतना पूरा छापते हैं अपने कॉपी में, छाप लिए। अब देखते हैं कि भैया इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखते हैं कि हमको इसमें कॉमन मिल रहा है फ्रूट, ये फ्रूट कॉमन है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, ला पिल्टा ना साला, तो मतलब पिल, तो हमको क्या मिल गया, फ्रूट, हमको मिल गया फ्रूट का क्या मिल गया हमको, पिल। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब हम इसमें का कॉमन कॉमन हो रहा है फ्लावर, इसमें भी कॉमन क्या हो रहा है, फ्लावर। चेक करते हैं क्या है, ना सा पिल ना टा ला, मतलब क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ये हमारा ना कॉमन आ रहा है, और क्या, तो अब हमारा हो गया क्या, फ्लावर, हमने ये निकाल लिया, फ्लावर इक्वल टू कितना, ना निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बचा कि देखिए ये वाले में देखिए क्या बचा हमारे पास में, अब हमको क्या निकालना है, स्वीट निकालना है। तो अब इस कॉमन को कर लेते हैं, तो देखिए आपको स्वीट निकालना था, ठीक है, तो हमको यहाँ पास एक फ्रूट मालूम पड़ गया। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, देखिए अब अपन निकाल लेते हैं आपका स्वीट, तो ठीक है, अब यहाँ से हमको स्वीट निकालना है, तो क्या कर दिया, अब फिर अपन अपन क्या करेंगे, फ्लावर को फिर अपन फिर यहाँ पास दिखेंगे, तो क्या हो रहा है, फ्रूट फ्रूट और फ्लावर, फ्लावर आ गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखते हैं कि क्या है, पिल है, नहीं, ना है, ना तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। और फिर क्या करते हैं, फिर कॉमन फिर कंबाइन करते हैं, फिर मैच करते हैं। ये इतना सब कुछ आपको नहीं करना है पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं, इतना लेंदी आपको नहीं करना है। इसका केवल सिंपल एक सॉल्यूशन है कि आपको बस काटते चलना है। वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्वीट का अर्थ, ठीक है। देखिए
चेक करते आइए, आते हैं। नासापिल फ्लावर एंड फ्रूट। तो देखिए ये जो आपका है फ्लावर एंड फ्रूट। आपसे पूछा क्या है स्वीट, तो क्या फ्रूट लेना है? नहीं। क्या फ्लावर लेना है? नहीं। क्या एंड लेना है? नहीं। ये तीनों नहीं लेना है। मतलब क्या क्या कट रहा है? ना कट रहा है, सा कट रहा है, पिल कट रहा है। काट दो। क्या क्या कट रहा है? सा कट गया, पिल कट गया। अब देखिए आपको फ्लावर पूछा है? नहीं। आपको इस पूछा है? नहीं। आपको ब्यूटीफुल पूछा है? नहीं। मतलब ये भी तीनों कटेंगे। तो क्या क्या कटेगा? ना कटेगा, टी कटेगा और ला कटेगा। तो हमारे पास में क्या इसमें आ रहा है? हमारे पास में इसमें ला आ रहा है। ये भी कट गया आपका आंसर। सिंगल वर्ड आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना पड़ा। सिंगल वर्ड। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप अपने 2 से 3 मिनट लगाते, वो केवल 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यही अप्रोच आप लोगों को अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपनी क्लास को यहाँ पास एंड करते हैं। और अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप लोग बढ़िया से जाइए, पेपर दीजिए। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमसे मेंस में मुलाकात करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं। ओके।